Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poem Where the Mind is Without Fear in this part of the video. Before explaining the poem, I will also explain some words related to this poem which will help you for the better understanding and for better explanation. The first word is fragments. ये एक noun है. It means small pieces. मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं इसी को फ्रैगमेंट्स कहे जाते हैं. इसके बाद है नैरो, एडजेक्टिव, लिमिटेड इन आउटलुक, मतलब बाहरी विचार में बिल्कुल सीमित होना, जिसको संकीर्ण दिमाग का भी व्यक्ति कहा जाता है. कहते नहीं है कोई नैरो माइंडेड है, मतलब उसका जो ज्ञान है वो सीमित है, वो उससे बाहर सोचता ही नहीं है. डोमेस्टिक, एडजेक्टिव, इट मीन्स स्पेसिफिक कंट्री और होम और फैमिली. इट मीन्स कोई खास कंट्री, घर या फैमिली. टायरलेस, एडजेक्टिव है, वर्किंग वेरी हार्ड विदाउट स्टॉपिंग, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना बिना रुके हुए, मतलब अथक प्रयास जिसको कहा जाता है. स्ट्राइविंग एक वर्ब है, मेकिंग ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना. इसके बाद है स्ट्रेचेस, एक वर्ब है, इट मीन्स एक्सटेंड्स, लेंथेंस, मतलब फैलना या बड़ा होना. इसके बाद है ड्रीयरी, ये एक एडजेक्टिव है, मीन्स डल, बोरिंग. डल मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगना, बोरिंग सा फील होना, ये ड्रेरी होते हैं. इसके बाद है एवर वाइडनिंग, इट मीन्स ऑलवेज एक्सटेंडिंग, मीन्स हमेशा बढ़ते ही चले जाना. तो चलिए देखते हैं इसमें जो है इस पोएम में क्या है. तो सबसे पहले हम बता दें कि इस पोएम को स्टडी करने से पहले अगर आपने हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को और इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो ये पोएम आपको बहुत ही हेल्प करेगी, क्योंकि ये पोएम जो है ये आपको उससे बहुत रिलेटेड है. क्योंकि अगर आप इंडियन स्ट्रगल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे भारत में जो है किस तरीके के अत्याचार हुए थे, अंग्रेज़ों ने किस तरीके के अत्याचार किए थे, हमारे भारत के लोग जो है किस तरीके से जो है अपना जीवन यापन करने लगे, और हमारे भारत के लोगों को कैसे अंग्रेज़ों ने दरिद्र बना दिया, और सारा जो भी था, सोना था, चांदी था, या जो भी यहाँ पे आभूषण था, जो कीमती सामान थे, वो सब जो है अपने देश लेके चले गए. लेकिन उसके बावजूद भी रविन्द्रनाथ टैगोर इस पोएम में यह बात बताना चाहते हैं हम सबको कि किस तरीके से हमारे देश के वासी जो है वो ऊपर उठे, किस तरीके से उनके अंदर भाईचारा हो, किस तरीके से मिलजुल करके जो है वो अपना कदम आगे बढ़ाएं, और किस तरीके से आगे जो है उन्हें अपनी जो कामयाबी है वो मिले. तो चलिए देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड से प्रे करते हैं कि हे भगवान, हमारे देशवासी जो है ऐसा बने कि उनका सिर जो है हमेशा डर से ऊंचा रहे. वेयर द माइंड इज मतलब ऐसे बने जहां, वेयर मतलब यहां पे जहां होंगे, ठीक है. अब देखिए वेयर होने के कारण ही ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया. क्यों बन गया? क्योंकि अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन ऐसा नहीं है. और ये इसी के कारण जैसे कि कहा गया है इसका प्रिंसिपल क्लॉज लास्ट में है. तो ये देखिए यहां से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज ये लास्ट में है. इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. यहाँ पे फादर का मतलब है यहाँ पे गॉड को बोल रहे हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर है. तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस पोएम को जो है बनाया गया है या कंपोज किया गया है. आगे चलते हैं. तो यहाँ कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देशवासी का दिमाग ऐसा हो जिनका सिर जो है हमेशा बिना डर के, मतलब माइंड जो है बिना डर के जो है ऊंचा रहे, या दिमाग में कोई डर न रहे, उनके मन में कोई भय न रहे. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर हमेशा जो है वो ऊंचा रहे. वेयर नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब जहां पे ज्ञान का एकदम धारा प्रवाह हो, मतलब वो ज्ञान सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर रहे, बिल्कुल तैयार रहे. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, और जहां पे वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बट जाए, और सभी लोग जो है एक छोटे छोटे दीवार बना बना करके रहने लगे. यहां पर मैं रविन्द्रनाथ टैगोर बताना चाहते हैं कि अगर हम ब्रेक हो जाते हैं तो हमें कमजोर करना बहुत आसान होता है. अगर हम टूट जाते हैं आपस में तो हमें कमजोर करना बहुत आसान होता है।
लेकिन अगर हम मिल जाते हैं तो हमें आसानी से कोई नहीं तोड़ सकता है। आज हम देखते हैं कि आज के समय में कि क्या सब हाल हो रहा है कि समाज में या अपने परिवार में दिनों दिन लोग ब्रेक होते जा रहे हैं और यही हालात देश की होती जा रही है। एक स्टेट का व्यक्ति सोचता है कि मैं बिहार का हूँ और मुझे जो है यूपी वाले से ज़्यादा कोई उतना लेना देना नहीं है, यूपी वाले को लगता है कि मुझे बिहार से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो मतलब कभी व्यक्ति अपनी कंट्री में ब्रेक हो रहा है तो कहीं व्यक्ति जो है अपने स्टेट में ब्रेक हो रहा है, कहीं पर व्यक्ति अपने बाद में आकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ब्रेक हो जा रहा है और कहीं पर में आकर के वो अपने घर में आकर ब्रेक हो जा रहा है। तो ये स्थिति जो है ये बिल्कुल ब्रॉड लेवल से ऊपर से ही चलती आ रही है। दूसरी बात यहाँ पे जो बताना चाहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर यह नहीं चाहते हैं कि हमारा जो ये धरती है, हमारा जो भारत है, उसमें कोई फूट हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि 1941 में इनकी डेथ हो गई थी और 1947 में हमारा भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। 1971 में बांग्लादेश बना, आपको पता है अगर आप हिस्ट्री रीड किए होंगे तो। और साथ में जो है भारत के जो है टुकड़े हो गए, पाकिस्तान अलग हो गया। आज हम देखते हैं कि हमारा देश अलग होने के कारण जो है वो कितनी हमारे देश को क्षति हो रही है। दोनों देश जो है कितना ज़्यादा चीज़ जो है अपनी सुरक्षा के ऊपर खर्च कर रहा है। भारत कितना कर रहा है, पाकिस्तान कितना कर रहा है, बांग्लादेश कितना कर रहा है। और ये दोनों तीनों देश जो है वो सुरक्षा पे इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है, एटम बम बनाने में कर रहा है, नए नए हथियार लाने में, नए नए हथियार खरीदने में काम मतलब लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर इतना पैसा बच गया होता तो शायद आज हमारा देश बहुत आगे होता और हम किसी विकसित देश को टक्कर दे रहे होते। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमको लड़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा और हम टूटते हुए चले जाएंगे और टूट टूट करके हम बिखर जाएंगे। अब एक बात और बताना चाहते हैं इसमें कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश में रहते हैं, खास करके वो हमारे देश के वासी नहीं थे किसी ज़माने में, वो बाहर से आ गए, जैसे अफगानिस्तान से आ गए, सऊदी अरबिया से आ गए और उनके पूर्वज यहाँ पे रहने लगे। अब उनके बच्चे हैं जो यहाँ पर में रहते हैं। तो अगर वो देशभक्त नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि इंडिया में उनके पूर्वज आ गए और इंडिया हमारा देश नहीं है, बस हम तो यहाँ पे अपना काम चला रहे हैं, तो ये बात भूल जाए। अगर उनके ब्रेन में अगर ये चीज़ की स्थिति बनी हुई है तो शायद यह देश जो है वो कभी ऊपर नहीं उठ सकता है, क्योंकि इससे आपस में ही जो है फ्रेटर्निटी कमज़ोर होगा और इससे जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है आपका, इस लाइन में बहुत सारी बातें छिपी हुई है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए केवल इतना ही देखा जाएगा कि हमें जो है मतलब दुनिया में जो है अलग थलग नहीं रहना है, हमें दुनिया में बिल्कुल बट के नहीं रहना है, एक संकीर्ण वॉल में नहीं रहना है जहां हम डिब्बे की तरह जो है बंद होकर के कहीं पर में एक जगह पड़े रहे। तो आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ इसमें जो है बहुत सारी बातें कही गई है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इसमें अपने तरीके से अगर ब्रेन लगाएंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, मतलब जहां पर में, जहां का मतलब भारत का नाम बता रहे हैं यहां पर में, जहां पे जो लोग के जो शब्द हैं जो वो बोलते हैं वो शब्द उनकी सच्चाई की शब्द होती है और सच्चाई में डूबा हुआ शब्द होता है। तो डेप्थ ऑफ ट्रुथ मतलब वो सच बोलते हैं, वो जो है गलत बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर प्रार्थना करते हैं कि लोग सच बोले, लोग झूठ का साथ न दें। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, जहाँ पे लगातार जो है लोग हाथ फैला करके लगातार मेहनत करते रहे, लगातार अपना मेहनत करने के लिए तैयार रहे। स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस का मतलब है लगातार जो है स्ट्राइव करने के लिए तैयार रहे, और टायरलेस का मतलब है अथक, बिना रुके हुए अपना आर्म को फैलाए रखे मेहनत करने के लिए, जिससे कि वो अपनी मेहनत को पूरी अच्छी तरीके से कर सके, अपनी काम को परफेक्शन मतलब बहुत अच्छे से कोई काम को करना। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, कहने का मतलब है कि where the clear stream of reason, मतलब जहां पर में जो है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब यहाँ पे ये अर्थ है कि जहां पर में स्ट्रीम की जो रीजन है, मतलब तर्क की जो बात कहते हैं, उसकी जो धारा प्रवाह है वो अपना रास्ता न भटके,
ठीक है, और रास्ता भटक करके कहां पे चला जाए, डेजर्ट सैंड में चला जाए। ड्रेयरी मतलब डल, बिल्कुल बोरिंग सा डेजर्ट सैंड में चला जाए, जिस सैंड में जो है निर्जन ही निर्जन है, बिल्कुल मरुभूमि है, बिल्कुल सुनसान सा है, और ऑफ डेड हैबिट, और ये उनकी एक डेड हैबिट बन जाए। डेड हैबिट का मतलब हुआ डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ठीक है, डेड हैबिट की एक डेजर्ट सैंड बन जाए। अगर वो रीजन देते हैं तो रीजन उनका तार्किक होना चाहिए, रीजन की जो फ्लो है या स्ट्रीम है वो लगातार बहती रहनी चाहिए, और ये रीजन जो है कभी भी जो डेड हैबिट की ड्रेरी डेजर्ट है सैंड उसमें न बदल जाए। तो ये तो आप समझ गए होंगे क्या मतलब है इसका। अब हम अगर इसको भी एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। अगर हम फिलोसॉफिकल तरीके से करेंगे तो बहुत सारा, फिर ये पोएम बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको बहुत ही ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं। तो मोटा मोटी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय दी इनटू एवर वाइटनिंग थॉट एंड एक्शन, कहते हैं जहाँ पे माइंड जो है वो हमेशा जो है आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। एवर वाइडनिंग का मतलब हमेशा जो है आगे, मतलब कैसे हम विकास करेंगे, कैसे हम अपना रास्ता आगे देखेंगे, उसमें खो जाए, उसके विचार और एक्शन में खो जाए। थॉट एंड एक्शन दे भी रखे आगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे, कहते हैं कि इसी फ्रीडम की हेवन या स्वर्ग में, हे मेरे परम पिता, ये भगवान से, गॉड से ये आग्रह करते हैं कि मेरे देशवासी को, मेरे जो कंट्री है या मेरा जो देश है उसको जगाए और उसको कहें कि ये सारा काम जो है वो करे जो ऊपर पोएम में बताया गया है। So I hope that you would have the better understanding of the poem, and I also told you that if you have studied about the modern history, Indian independence history, these parts will help you to understand about the country and about the poem very well. And you know that Rabindranath Tagore was a patriotic poet, and he had an immense knowledge of the worldly life, and he knew that how to just maintain the country's lifestyle in the forwarding way, or in a very good order in coming days. And this is why before the independence, before 1947, when there was not the partition of India and Pakistan, in 1941 when Rabindranath Tagore died, before that this poem was written, and this is why he was not able to just experience India's freedom. Okay, so I hope that you would have the better understanding, and you can just also read the poem many times for your own understanding, for also explaining others that you have studied this poem very well. It is not for your personal knowledge, it is also for that if you have read the poem wholeheartedly, you can also explain others, you can also tell others that you have studied this, or you have you are just eager to explain the poem before others. Okay, thank you so much.